ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस लैंडिंग पेज को क्रिएट करने वाले हैं जो सिंपल है बट बहुत ही प्यारी दिख रही है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंपल सा नैव बार है, और अगर मैं इस वेबसाइट को रिलोड करूँ तो आप यहाँ पे हल्की फुल्की सी एनिमेशन देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो चॉकलेट के पीसेस दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये एक इमेज है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखा गया है, और ये इमेज जो है हल्की हल्की सी मूव कर रही है, जो कि काफी प्यारा इफेक्ट दे रही है। और ये जो आइसक्रीम है जिसके ऊपर से मेल्टेड चॉकलेट आ रहा है, ये एक वीडियो है जिसको बैकग्राउंड में प्ले किया गया है। तो अब हम इस लैंडिंग पेज को क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो अगर आपको बेसिक HTML CSS आता है तो आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी आपने एनिमेशन देखा उसको हम CSS या जावास्क्रिप्ट की हेल्प से नहीं, हम GSAP की हेल्प से बनाने वाले हैं। GSAP एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो चलो अब कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसको मैंने अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स क्रिएट की हैं। पहला index.html जिसमें हम HTML का कोड लिखने वाले हैं, दूसरा script.js जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, और तीसरा style.css जिसमें हम CSS का कोड लिखने वाले हैं। और ये जो assets फोल्डर है, इस assets फोल्डर के अंदर ये वीडियो और ये इमेज है जो हम इस वेबसाइट में यूज करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो और इमेज की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं। तो टाइटल के जस्ट नीचे CSS लिंक कर लेते हैं, और बॉडी के जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हम CSS का भी बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारा बॉयलरप्लेट कोड रेडी है। तो अब हम कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इस मेन डिव के अंदर ही हमारा सारा कंटेंट होगा। इस मेन को थोड़ी सी हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW। तो हम इस पूरे वेबसाइट में VW VH का यूज करने वाले हैं, ताकि जो हमारी वेबसाइट हो रिस्पॉन्सिव करने में इजी हो। बट इसका कुछ बैकग्राउंड कलर रख देते हैं। हाँ, तो हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर हम वेबसाइट को देखें तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है। तो इस वीडियो को हमें प्ले करने के लिए हम अपने मेन डिव के अंदर वीडियो टैग का यूज करेंगे। तो इस src एट्रीब्यूट के अंदर हम उस फाइल की पाथ देते हैं। तो फाइल हमारा एसेट्स फोल्डर के अंदर है, ये वाली फाइल है। ऑलराइट, तो अगर हम इसको देखें तो हमारी वीडियो तो आ गई है, बट इस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है। तो अब हम इसको CSS देते हैं। मेन के अंदर जो हमारे वीडियो टैग है उसको हाइट दे दो 100%, विड्थ 100%, ऑब्जेक्ट फिट, कवर, सेंटर। तो हमारी इमेज अब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुकी है, बट हमारी वीडियो अभी प्ले नहीं हो रही है। तो अगर हमें वीडियो को प्ले करना है तो हमें वीडियो टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट देने होते हैं। ऑटो प्ले, म्यूटेड, अब जैसा इनका नाम है वो उसी टाइप से वर्क भी करते हैं, एंड लूप। तो हाँ, अब हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो हमारी वीडियो तो बैकग्राउंड में
सेम टू सेम आ गई है, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लाना है। तो अपने वीडियो टैग के जस्ट नीचे हम कुछ टेक्स्ट लिख के देखते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है वो हमारे वीडियो टैग के नीचे अपीयर हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो वीडियो के ऊपर है। तो इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज देनी होगी। तो हम मेन को देंगे पोजीशन रिलेटिव, और वीडियो को देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 0, टॉप से 0। हाँ, बट अभी भी हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट जो हमारा है वो इस वीडियो के पीछे है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी लो करूं तो आपको टेक्स्ट दिख जाएगा 0.3। हाँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल है, मतलब क्या है ना, इस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट है। तो अब हमें जब टेक्स्ट को ऊपर लाना है तो हमें टेक्स्ट को एक प्रॉपर्टी देनी होगी। तो अगर हम इसको पोजीशन रिलेटिव देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होगा वीडियो के ऊपर आ जाएगा। अब इसकी ओपेसिटी हटा देते हैं तो हमारा टेक्स्ट विजिबल है। तो अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे अब नैवबार क्रिएट करना और बाकी सारी चीजें लिखनी है। तो अब हम यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा नैवबार होगा, फुटर होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। एक डिव क्रिएट करते हैं जिसका नाम मेन कंटेनर। तो अब इस मेन कंटेनर को स्टाइलिंग दे देते हैं। हाइट वुड बी 100%, width would be 100% and position relative। अब अगर मैं इस मेन कंटेनर के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगी तो वीडियो के ऊपर आएगी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीडियो के ऊपर आ रही है। तो हम इसको इस लेआउट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एक सेक्शन में ये नैवबार है, दूसरे सेक्शन में ये मिडिल कंटेंट है जिसमें ये आपको कोटेशन दिख रहा है और ये जो चॉकलेट के इमेजेस मूव कर रहे हैं, और तीसरे सेक्शन में आप ये फुटर देख सकते हो। तो अब हमारा जो मेन कंटेनर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे आप नैव टैग भी क्रिएट कर सकते हो या फिर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, डिव भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एक मिडिल कंटेनर और एक फुटर। ऑलराइट, तो अब इन तीनों को CSS दे देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा मेन कंटेनर को पैडिंग दे देते हैं। टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 10 ph। अब सही दिख रहा है। तो अब हम नैवबार को क्रिएट करने वाले हैं। तो नैवबार के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइड में लोगो है और दूसरे साइड में हम यहाँ पे कुछ नैवलिंक को देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लोगो एंड देन एक डिव क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारे नैवलिंक्स होंगे। CSS दे देते हैं। नैव को पहले डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देते हैं जिससे हमारे एलिमेंट जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज हो सके। अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं। तो हाँ, अब ये ठीक तो दिख रहा है,
अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है यहाँ पे जाके हम कलर की वैल्यू कर देते हैं #FFF, क्योंकि हर जगह वाइट कलर का ही यूज किया गया है। ओके, तो हम अपने नैव लिंक्स को भी प्रॉपर तरीके से स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि वो अच्छे से अरेंज हो जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर थोड़ा सा गैप, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस। ओके, हाँ, तो हमें थोड़ा सा हाइट एडजस्ट करना होगा, सॉरी हाइट नहीं, फॉन्ट। तो हमारा जो लोगो है इसको हम कुछ क्लास दे देते हैं, लोगो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जाके लोगो सेलेक्ट किया, लोगो को फॉन्ट साइज दिया 2.5 ph, 2.5 बहुत कम हो जाएगा, 4 देते हैं, 4। एंड जो हमारे नैव लिंक्स हैं, नैव लिंक्स के अंदर जो H1 है उनको फॉन्ट वेट देना है 300, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट साइज 3VH। ओके, तो अब ये प्रॉपर दिख रहा है। बट यहाँ पे जो फॉन्ट यूज किया गया है उस फॉन्ट का नाम है पॉपिंस। मैं दिखा देती हूँ कि आप कैसे देख सकते हो। यहाँ से Ctrl+Shift+I किया, या फिर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट को देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पॉपिंस सेरिफ का यूज किया गया है। तो अगर हम इस सेम फॉन्ट का यूज करना चाहते हैं तो हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट। यहाँ पे जाने के बाद हम इस वेबसाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे फॉन्ट सर्च कर लेते हैं, पॉपिंस। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे गेट फॉन्ट होगा, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद गेट एम्बेड कोड। हाँ, गेट एम्बेड कोड के बाद हम यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के जस्ट बाद हम इंडेक्स के टाइटल के जस्ट ऊपर नीचे इसको पेस्ट कर देंगे और एक बार अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब हमें एक और चीज करनी है, यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है इसको ग्लोबली सेट कर देना है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में जाके इसको पेस्ट करो, इस फाइल को सेव करो, देन अपना रन करा लो। हाँ, तो अब हमारा जो नैवबार है, मतलब फॉन्ट फैमिली है, वो सिमिलर दिख रही है। और यहाँ पे जो लोगो का यूज किया गया, एक्चुअली ये लोगो नहीं है, ये एक टेक्स्ट है, तो हम ये कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपना कस्टम कोई लोगो क्रिएट करके यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमारा नैव बार जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमें इस नैव लिंक्स की साइज को थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो नैव लिंक 3VH की जगह पे हम इसको 2.2VH बोल सकते हैं। और हाँ, ये ठीक दिख रही है, बट 2.4, या दैट्स ग्रेट। तो अब हमारा नैव बार रेडी हो चुका है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें इस मिडिल कंटेंट, मतलब मिडिल सेक्शन को क्रिएट करना है। इस मिडिल सेक्शन में क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन है, चॉकलेट मेक्स एवरीथिंग बेटर, एंड 2 इमेजेस हैं जो मूव कर रही है। तो मूविंग एनिमेशन तो हम GSAP की हेल्प से क्रिएट करने वाला है। तो अभी हम उस इमेज को क्रिएट कर लेते हैं और उस टेक्स्ट को। तो मेन कंटेनर के अंदर 2 डिव क्रिएट करते हैं, डॉट लेफ्ट, डॉट राइट। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट होगा और एक इमेज होगी। सेम चीज राइट के अंदर इमेज होगी और टेक्स्ट होगा। SRC में हम फाइल की पाथ देते हैं। तो एसेट्स के अंदर img1, एसेट्स के अंदर img2। आप टेक्स्ट खुद से लिख सकते हो, इतना आलसी नहीं होना चाहिए, बट हाँ चलो मैंने थोड़ा सा अलग से।
ओके, तो अब इसको CSS दे देते हैं थोड़ी सी। तो हमारा जो मिडिल कंटेनर है, इस मिडिल कंटेनर के अंदर हमने डॉट लेफ्ट क्रिएट किया था, तो इसको हाइट दे देते हैं थोड़ी सी नहीं, 100%। विड्थ भी दे देते हैं 50% इसको और 50% राइट को। ओके, और इस मिडिल कंटेनर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और इसको कुछ बॉर्डर दे देते हैं अब, ताकि देख सके कि हमारा कंटेनर कैसा दिख रहा है। ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट है। तो ये जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी दिख रही है, तो इसको पहले CSS दे देते हैं। तो हमारी जो दोनों इमेजेस हैं, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं मिडिल कंटेनर के अंदर। जो हमारी इमेज है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मिडिल कंटेनर के अंदर जो हमारी इमेज है उसको हाइट दे दो 30 VH, विड्थ दे दो 30 VH, ऑब्जेक्ट फिर दे दो कंटेन, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। तो हाँ, अब ये ठीक ठाक दिख रही है, बट अब हमें ये जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को प्रॉपर प्लेस पे फिक्स करना है। तो उसके लिए पहले इन दोनों टेक्स्ट को हम CSS दे देते हैं। मिडिल कंटेनर के अंदर जो हमारा H1 टैग है उसको फॉन्ट साइज दे देते हैं 5 VH, फॉन्ट वेट दे देते हैं 500 एंड 500 नहीं 800, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके, तो अब ये प्रॉपर दिख रही है। तो अब हमें इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर लाना है और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे। तो हम लेफ्ट राइट में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हमने जो यहाँ पे 100% हाइट दी है, इस 100% हाइट को कट करके 65 कर लेते हैं। 65 ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट सेम प्रॉपर्टी राइट वाले डिफ को, और ये तो अभी ठीक दिख रहा है। इस डिफ को मुझे फ्लेक्स एंड देना चाहिए स्टार्ट में, फ्लेक्स एंड। तो हाँ, अब ये प्रॉपर दिख रहा है। मैं CSS में थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ, तो आप देख लेना कोड को। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो प्रॉपर तरीके से आ गया है। अब हम अपने इमेज को फिक्स करने वाले हैं। तो पहले सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट के अंदर जो IMG है उसको पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, और इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है मिडिल कंटेनर को पेरेंट बना देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ताकि ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो। ओके, यहाँ से टॉप से 0। हाँ, तो अब ये सही दिख रहे हैं। हाँ, सही दिख रहा है। इसको भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते हैं, और इसकी भी राइट इमेज को सेम प्रॉपर्टी। ओके, हमें यहाँ पे बॉटम से 0 पे इसको बैठाना चाहिए।
हाँ 0 नहीं, लेट्स गो फॉर 10%। ओके, तो अब ये सही दिख रही है। तो हमारा अब ये मिडिल सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो एनिमेशन था हम उसको लास्ट में GSAP की हेल्प से करने वाले हैं। तो अब हमारा क्या रह गया है, अब हमारा रह गया ये फुटर सेक्शन। इस फुटर सेक्शन के अंदर है ये आइकन्स। तो इन आइकन्स को यूज करने के लिए हम फॉन्ट ऑसम का यूज करने वाले हैं। तो फॉन्ट ऑसम का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसका CDN लेना होता है। तो हमने गूगल पे सर्च किया फॉन्ट ऑसम आइकन का CDN। देन हम इस CDN.js वाली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम ये पहली वाली लिंक कॉपी कर लेंगे। और अब इस लिंक को मुझे CSS के जस्ट ऊपर पेस्ट कर देना है। अब हम अपने फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को यूज कर सकते हैं। तो हम गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम आइकन्स। यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमें जो भी आइकन चाहिए उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम सर्च करते हैं, हमें इंस्टाग्राम का चाहिए, फेसबुक का चाहिए, ट्विटर का चाहिए और ईमेल का चाहिए। यहाँ पे आप फ्री कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आइकन को कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी आइकन्स आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है, बट अभी हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो हम इन सारे आइकन्स को एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। और यहाँ पे एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है लोकेटेड एट बलिया यूपी। आप अपना प्लेस लिख सकते हो 277401। अब इसको CSS दे देते हैं। तो हमारा जो फुटर है, फुटर को डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बटन। जो आइकन्स डिव है उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप 2.5 VH एंड पहले देख लेते हैं। हाँ, ये सही दिख रही है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। आइकन्स के अंदर जो आई टैग है उनका फॉन्ट साइज कर दो 2.5 pH। इस गैप को पे कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज 3.2 रखना चाहिए और गैप को थोड़ा सा कम रखना चाहिए। तो अब ये सही दिख रही है। तो अब हम इन आइकन्स पे हवर इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। डॉट आइकन्स के अंदर जो आई है उनको हवर करने पर ट्रांसफॉर्म कर दो y पे -10 पिक्सल्स एंड थोड़ा सा स्केल कर दो इसको 1.1। हाँ, ये काफी फास्ट हो रही है तो हम थोड़ा सा इस पे ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड्स और यहाँ पे ईज इन आउट कर लेते हैं।
ट्रांसफॉर्म सही है। हमें इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। तो वाइट में जाके हम थोड़ा सा येलोइश टाइप का लेंगे, ये हवर करने पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो। बट अभी ये स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है। -5 पिक्सल। इसका ड्यूरेशन 0.35 एंड कलर पे भी ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं 0.3 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमारा आइकन है उस पर तो हवर एनिमेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें बस इस फुटर के अंदर जो H1 है उसको थोड़ा सा सही करना है। तो इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं 300 एंड फॉन्ट साइज 2.8 VH। ओके, तो ये 2.8 VH थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो इसको 2.6 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारी सारी चीज़ें डन हो गई हैं, तो हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं। अब हमारा पूरा लैंडिंग पेज प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, जो कि है हमें इसमें सिर्फ एनिमेशन ऐड करना है। तो एनिमेशन के लिए हम GSAP का यूज करने वाले हैं। तो GSAP का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें देखो, हम गूगल पे गए, गूगल पे मैंने सर्च किया GSAP CDN। GSAP CDN सर्च करने के बाद CDN.js वाली वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ से पहले वाला स्क्रिप्ट टैग कॉपी कर लेना और उसके बाद हमें index.html में स्क्रिप्ट के जस्ट ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट किया और इसको सेव कर लिया, और इसके बाद हम GSAP का यूज कर सकते हैं। तो अब हम स्क्रिप्ट टैग में आएंगे और यहाँ पे GSAP का कोड लिखने वाले हैं। तो GSAP में दो फंक्शंस होते हैं, GSAP.to और GSAP.from। तो हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। तो अब पहले समझ लेते हैं कि GSAP.to कैसे वर्क करता है और GSAP.from कैसे वर्क करता है। जब हमें एनिमेशन कराना होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तब हम GSAP.to का यूज करते हैं। और जब हमें कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन कराना चाहते हैं, जैसे कि फाइनल से इनिशियल, तब हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज करते हैं। तो हम इसको यूज करते टाइम समझ लेंगे कि क्या होता है। बट ये जो हमारा GSAP.to फंक्शन है, ये दो चीजें लेता है। पहला, ये एलिमेंट लेता है कि किस एलिमेंट पे मुझे एनिमेशन परफॉर्म करना है, और दूसरा यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट देते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि हाँ एनिमेशन में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी इसी में लिख देते हैं, या फिर ओपेसिटी को क्या करना है, या फिर एक्स एक्सिस पे कहाँ जाना है, वाई एक्सिस पे कहाँ जाना है। तो हम सारी प्रॉपर्टीज को इसके अंदर लिखते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अब एक्चुअल में कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को देखते हैं। तो इस वेबसाइट में पहले हम इस इमेज की मूविंग इफेक्ट को बनाने वाले हैं। तो हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मिडिल कंटेनर के अंदर जो इमेज है, ओके, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं GSAP.to एंड GSAP.to के अंदर हमारा जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा एलिमेंट। तो डॉट मिडिल कंटेनर के अंदर जो हमारा IMG है, इससे हमारा दोनों इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है जिसमें हम प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं। तो हम एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा सा मूव कराना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मूव कराना चाहते हैं, और ड्यूरेशन दे देते हैं इसको, ड्यूरेशन 3 सेकंड का। ओके,
तो ये हमारी वाली वेबसाइट है, देखो देखो क्या हुआ। हाँ चली तो, बट एक बार चल के हमारा एनिमेशन रुक जा रहा है। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो बार बार रिपीट करे। तो जब हम चाहते हैं कि बार बार रिपीट करे तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी होती है, रिपीट की वैल्यू -1। इससे ये एनिमेशन बार बार चलेगा, बार बार चलेगा। बट अभी आप देखो अभी क्या हो रहा है, ये उतना स्मूथ वर्क नहीं कर रहा है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ रहा है और फिर बिना ट्रांजिशन के इनिशियल पे चला जा रहा है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा स्मूथ वर्क कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे इसको, जिसका नाम है योयो। योयो की वैल्यू ट्रू। ओके, तो अब हमारा ये इफेक्ट प्यारे तरीके से वर्क कर रहा है। आई थिंक मुझे इमेज की जो साइज है थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आके हम इसको 35 कर लेते हैं। तो अब ये ठीक दिख रहा है। तो 55 कर लेती हूँ आई थिंक। एक्चुअली थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं, तो आप देख लेना। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके एक बार गिटहब रेपो चेक कर सकते हो। गिटहब रेपो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो हमारा ये जो इमेज वाला इफेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब हमें सिर्फ एक लास्ट चीज क्रिएट करनी है, वो है ये नैव बार। नैव बार पे जो एनिमेशन था वो, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं GSAP इमेज एनिमेशन। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे अब लिखने वाला है GSAP नैव बार एनिमेशन। तो नैव बार के एनिमेशन का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे gsap.from। gsap.from हम इसलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि इस वाली वेबसाइट में आप देखो तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन तो इसकी ये है, लेकिन ये ऊपर से आ रही है, मतलब इसका जो मतलब एंड है, एंड से स्टार्ट की तरफ आ रही है। तो एंड से जब स्टार्ट की तरफ एनिमेशन होता है तो वहां पे हम gsap.from का यूज करते हैं, और जब स्टार्ट से एंड की तरफ कुछ एनिमेशन हमें परफॉर्म करना होता है तो हम gsap.to का यूज करते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब एंड से स्टार्ट की ओर, तो हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पास करते हैं एलिमेंट जिसपे हमें एनिमेशन कराना हो। तो हमें इस लोगो पे एनिमेशन कराना है, तो डॉट लोगो, और उसके बाद इस नैव लिंक्स के अंदर जो हमारे H1 है उन पे तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमें लोगो एंड देन नैव लिंक्स के अंदर जो H1 है उसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम प्रॉपर्टीज दे देते हैं y एक्सिस पे -35। हमें यहाँ पे पिक्सल नहीं देना होता, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ओपेसिटी 0.2 एंड ड्यूरेशन दे देते हैं इसको 0.8 सेकेंड। तो अभी वर्क तो कर रही है, बट हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक बार में ही आ जा रहे हैं। बट हम क्या चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो हमें एक एक करके आना चाहिए ना, कि पहले लोगो आ जाए, उसके बाद हमारे ये वाले नैव लिंक्स आ रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी यूज करना होता है जिसका नाम है स्टैगर। स्टैगर की वैल्यू 0.3 देके देखते हैं कैसा दिख रहा है। प्यारा लग रहा है, बट हमें थोड़ा सा ओपेसिटी की वैल्यू और कम कर देनी चाहिए। हाँ, अब ये सही दिख रहा है। ड्यूरेशन 0.7। ओके, सो हमने सारा एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर लिया है। अगर मैं साइट को रिफ्रेश करूँ तो हमारा नैव बार का कोड भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है और ये हमारी इमेज में मूव कर रही है।
तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम है इस कस्टम कर्सर को डिजाइन करना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कर्सर नाम का डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव को कुछ CSS की प्रॉपर्टीज देते हैं, जैसे कि हाइट 10 VH, 10 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 VH, width 4 VH, and we want it rounded, so we will give border radius 50%, and then position, not absolute, this time position fixed. उसके बाद z index 999। तो अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमें कुछ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। हमें इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देना होगा, तो हम ब्लू देते हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा है। तो हमें अपना कर्सर थोड़ा सा और स्टाइल करना चाहिए। इसको बैकग्राउंड कलर ना देके हम इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #FFF एंड बॉक्स शैडो भी दे देते हैं। 1 पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल #FFF। यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट में जाके हम इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स कर लेते हैं। अब इस कोड को कॉपी करो एंड देन जाके अपने एक्चुअल कोड से पेस्ट कर लो। तो हमारा प्रॉपर बॉक्स शैडो यहाँ पे रेडी हो चुका है। ऑलराइट, तो इसका साइज हमें थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर 3.5 VH। 3.5 VH। ओके, तो अब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है। सो व्हाट वी वांट कि जैसे ही हम मेन डिव पे क्लिक करें तो उस क्लिक इवेंट के बाद हमारा जो कर्सर है उस कर्सर के साथ चलने लगे। तो सबसे पहले हमें अपने मेन डिव को सेलेक्ट करना होगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से हमने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद एक बार कंसोल करा लेते हैं कि हमारा मेन सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। सो लेट्स सी ऑन द कंसोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मेन डिव सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही मेन पे क्लिक इवेंट परफॉर्म हो तो हमें एक फंक्शन कॉल कर देना है और इस फंक्शन के अंदर हम वो कोड लिखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो कस्टम कर्सर है वो एक्चुअल कर्सर के साथ चलने लगेगा। ओके, gsap.to हमें डॉट कर्सर, हमारा एलिमेंट क्या है डॉट कर्सर, उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमारा जो एक्स एक्सिस हो वो हो पेरेंट्स डॉट एक्स, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमारा जो मतलब कस्टम वाला कर्सर हो वो एक्चुअल वाले कर्सर के साथ साथ चले। तो इसलिए हम उसका जो एक्स एक्सिस है उसके इक्वल कर दे रहे हैं, तो अब वो ऑटोमेटिक साथ साथ चलेगा। तो होप आप समझ रहे होगे भाई। ओके, अब आप देखो, एक्चुअली मुझे क्लिक इवेंट नहीं, मुझे यहाँ पे माउस मूव लिखना चाहिए था। बड़ा गलती कर दिया मैंने। हाँ, तो अब देखो काफी स्मूथ चल रहा है ये। बट आई थिंक हमें थोड़ा सा यहाँ पे ड्यूरेशन दे देना चाहिए और ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं 0.1 सेकेंड का। 0.1 second is not good, so 0.3, 0.38
ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने ये लैंडिंग पेज कम्प्लीटली रेडी कर लिया है, जिसमें सारी एनिमेशन, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई करना। एंड आप इसको स्केल भी कर सकते हो, आप जाके यहाँ पे सब सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, फ्लेवर सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ऑर्डर सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लैंडिंग पेज को बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम, एरर या इशू आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं श्योरली उसका आंसर करूँगी। ओके। एंड अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे आपको गिटहब रेपो मिल जाएगी। ओके, और ये मेरी पहली कोडिंग वीडियो थी, सो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी। या एंड दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।